आज हम साइंस की क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत महाजन निषाद, MD एनाटॉमी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और पिछले कई सालों से CGPSC की क्लासेस ले रहा हूं। तो मैं इस संस्था के साथ पिछले 2 साल से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं और यहाँ मैं साइंस की क्लास आपके साथ कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट शुरू करने से पहले सब्जेक्ट के विषय में समझ जाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो देखा जाए तो जो विज्ञान है तो आपके प्री में ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आता है, जहाँ पर इसे कहा गया है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसमें? प्री में। तो प्री में अगर वेटेज देखें तो आप पिछले कई सालों का देखेंगे तो वो क्या पूछता है, तो कई बार वो वायरस पूछ रहा है, बैक्टीरिया पूछ रहा है, उनसे होने वाली बीमारियाँ, डिजीज़ के बारे में बात करता है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, उसकी प्रौद्योगिकी के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, जहाँ से जैसे कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, कौन कौन से रॉकेट बनते हैं, है ना, उसके बारे में बात करता है। अभी वो कृषि प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे लास्ट प्री में, आप देखेंगे प्री लास्ट ईयर के प्री में, तो वहाँ से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से भी वो पूछ रहा है, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी से भी वो पूछ रहे हैं। तो PSC के हिसाब से देखा जाए तो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी बाकी विषयों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन उसके देखेंगे तो आप थ्रू द टॉपिक, थ्रू द जोन जहाँ से वो पूछता है वो कंटिन्यू वहीं से वो क्वेश्चन उसके बनते हैं। डिजीज़ पूछेगा, ह्यूमन बॉडी के पार्ट के बारे में पूछता है, कई बार उसके वेट के बारे में पूछता है, उसे और क्या कहा जाता है, उसके दूसरे नाम क्या है, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछता है। प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो थोड़ा सा करंट को मिलाकर अगर आप पढ़ें तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी आप कवर कर सकते हैं। ये हो गया प्री का जोन। जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो मेंस में पूरा ही जो पेपर है वो सामान्य विज्ञान के ऊपर, सामान्य विज्ञान को लेकर डेडिकेटेड है, जहाँ वो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऐसे 3 हिस्सों में उसे बांटकर पढ़ते हैं। जब फिजिक्स में हम उसके पूरे किस तरीके से कितने न्यूटन्स लॉ, ऐसे बहुत सारे नियम उनके बारे में हम बात करते हैं। वही जो है वो केमिस्ट्री में भी उसी तरीके से हम थोड़ा सा अब लेंदी करते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब बायो में हम देखें तो बायो में बॉटनी और जूलॉजी ऐसा नहीं है, वो जीव विज्ञान है। मैं कहूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो जीव विज्ञान जो है वो वहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वहाँ जब हम जीव विज्ञान में देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा प्लांट की तरफ है, थोड़ा सा हिस्सा ह्यूमन बॉडी की तरफ है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ बहुत सारे हिस्सों में वो कैटेगराइज्ड है, ठीक है। तो अगर आप प्री और मेंस के हिसाब से सोचें तो प्री में एक हिस्सा है जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, जबकि मेंस में पूरा एक पेपर है जो बात करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी के बारे में, और साथ ही उसके साथ दूसरा रीजनिंग और अप्लाइड उसका एस्पेक्ट है, जहाँ पर वो पूरा एक पेपर वहाँ से बनता है। तो अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो प्री में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मेंस जब आएंगे तो पूरा एक पेपर है तो वहाँ आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही हम दूसरे व्यापम के बारे में बात करते हैं या ACF के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी अब जो है विज्ञान का वेटेज, जनरल साइंस का वेटेज बढ़ाते जा रहा है। ACF में भी काफ़ी डिटेल में पूछता है, सिलेबस में 10वीं 12वीं का लिखा है, लेकिन अगर आप पेपर देखेंगे तो आप पेपर देखने से समझ में आएगा उसका लेवल कॉलेज से भी ऊपर है। तो क्योंकि ACF डायरेक्ट अपॉइंट करने वाला है तो उसमें ACF का भी आप सिलेबस देखते हैं तो काफ़ी एलेबोरेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो आप जर्नल साइंस को एक बार पढ़िए, थोड़ा एलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हो सकता है कि वर्ड आपको 1-2 बार थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है, हो सकता है ना लगे, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत जल्दी वर्ड को एब्जॉर्व कर लें, बहुत जल्दी ग्रैब कर लें। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल क्लासेस एक साथ चलेगी, जहाँ मैं हिंदी में एक बार हिंदी में बताते जाऊँगा, फिर एक बार इंग्लिश में बताते चलूँगा। तो दोनों भाषा में, दोनों माध्यम में क्लासेस एक साथ चलती जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा और आप पढ़ते जाइए, साथ साथ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बाइलिंगुअल जो नोट्स हैं वो आपके बैच वाइज, आपका जो सब्जेक्ट है, जिस स्ट्रीम के आप हैं उसके हिसाब से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप डाउट सेशन में डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपको सामान्य विज्ञान की पृष्ठभूमि, मतलब उसका एक बैकग्राउंड है कि वो प्री में कैसे पढ़ना है, मेंस में कैसे पढ़ना है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक।
छोटा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है ग्रंथि, ग्लैंड या ग्रंथि। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मेंस में भी है और प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बहुत सिंपल सा है, पूछता है, आप देखिएगा मैच द फॉलोइंग, सही जोड़िए मिलाइए करके देता है। एक तरफ उसके ग्लैंड का नाम दे देगा और एक तरफ उसके हार्मोन्स का नाम दे देगा, ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स। पहला चीज़ ये पूछता है कि सिंपल क्वेश्चन पूछा होगा तो कैसे पूछता है कि पेनक्रियास से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा है, पेनक्रियास से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा, ऐसा पूछता है। सिंपल वन लाइनर पूछना होगा तो थोड़ा टफ करना होगा तो एक तरफ हार्मोन्स दे देगा और एक तरफ उससे ग्लैंड दे देगा, फिर आपको बताना होगा कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो बीमारी से पूछता है, इट मीन्स डिजीज से जो पूछता है वो है हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन से, मतलब उसका ज़्यादा स्त्राव होगा तो कौन सी बीमारी होती है, हार्मोन्स के हाइपोसिक्रेशन से, मतलब उसका स्त्राव कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होती है। तो इस तरीके से जो बीमारी वाला यानी कि जो डिजीज़ वाला पोर्शन है वो भी यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, जिसमें हम बात करते हैं उसका हाइपर सिक्रेशन मतलब अति स्त्राव और हाइपोसिक्रेशन मतलब अल्प स्त्राव, ज़्यादा निकलना और कम निकलना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा हार्मोन से आप देखेंगे क्वेश्चन हार्मोन से बहुत बार पूछा हुआ है, वो उल्टा पूछता है कि ये जो हार्मोन है वो किससे स्रावित होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स किससे बने होते हैं, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। तो इस तरीके से आप प्री का जो जोन देखेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, हार्मोन्स, ग्लैंड, उनका काम और उनसे उनकी कमी या उनके ज़्यादा स्त्राव से होने वाली बीमारियाँ। The disease which will be caused by the hyposecretion or hypersecretion. It is mainly asked in pre-exam. Okay, चलिए तो शुरू करते हैं। ग्रंथि, ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक अंग है। ग्लैंड इज अ बॉडी ऑर्गन विच इज़ फाइंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो ये जो ग्लैंड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। हिंदी में इसको कहते हैं अंतःस्रावी, ये कहलाता है बाह्यस्रावी और ये होता है मिश्रित। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड ग्लैंड। एक होगा अंतःस्रावी, दूसरा होगा बहिस्रावी और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। तो ये हो गया प्री का पहला क्वेश्चन कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आपको आप दूसरे बुक में कितना भी कुछ और भी मिलेगा तो एक्चुअली आपके जो सिलेबस में है वो एंडोक्राइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन लिखा होगा कुछ बुक्स में तो आप उसको मत लीजिएगा आंसर। परफेक्ट आंसर क्या है? 3 है। तो ये हो गया प्री का पहला क्वेश्चन कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अब इसमें से पूछेगा कि निम्न में से ग्रंथि का प्रकार कौन सा नहीं है, कुछ और दे देगा ऑप्शन, आप आंसर लगा लेंगे। निम्न में से ग्रंथियों का प्रकार कौन कौन सा है, तब भी आप आंसर लगा लेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम इसके हर एक जो है वो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पहले पढ़ते हैं, तो पहले हिंदी में समझ जाते हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें नलिका नहीं होती है, जो अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में यानी कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। इंग्लिश में समझते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट नहीं होता उसमें, नलिका ट्यूब नहीं होगा। वो अपने हार्मोन्स को, वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डाल देती है और ब्लड में डालने के बाद जहाँ उसको काम करना है, जिस टारगेट ऑर्गन में काम करना है, वहाँ जाकर वो काम करता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड which secrete their secretion or hormones directly into the blood stream and the blood will reach towards the target organ। वापस समझते हैं हिंदी में एक बार, आप मेरे साथ से समझते जाइए कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है कि वो ग्रंथि जो अपने स्त्राव को, हो सकता है वो हार्मोन होगा, डेफिनेटली वो हार्मोन ही होगा, जो अपने स्त्राव को सीधे ब्लड में रिलीज करती है और ब्लड में सर्कुलेट होते हुए जहाँ तक उस ऑर्गन को पहुँचना है वहाँ पहुँचेगा। ऐसी ग्रंथियाँ क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। दैट इज द जोन ऑफ मेंस। ये मेंस के लिए हो गया डेफिनेशन। अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, अब नीचे अगर आप मेंस के हिसाब से सोच रहे हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो उसकी परिभाषा लिख दीजिए, जैसे कि पिट्यूटरी। ठीक है, जब ऑर्गन का नाम पढ़ना होगा ना तो आप एक बार इंग्लिश को जरूर ध्यान दीजिएगा। कई बार उसका पिट्यूटरी दे देता है, इंग्लिश जैसा पिट्यूटरी है तो हिंदी में उसको पिट्यूटरी लिख कर दे देगा, जरूरी नहीं है कि उसका नाम पीयूष ग्रंथि आपको दे। तो इसलिए ग्लैंड का नाम आप इंग्लिश में, साइंस में आप टर्मिनोलॉजी को, उसकी शब्दावली को इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पीएससी क्या करता है, डायरेक्ट उसके नाम से पूछ देता है।
तो ये हो गया पहला एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक उदाहरण हो गया। जैसे कि थायराइड, हम हर एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, अभी आप एक उदाहरण बता रहे हैं। पहला हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें से निम्न में से पूछ सकते हैं, थोड़ा और टफ, थोड़ा और आगे जाएंगे तो पूछेगा निम्न में से कौन कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जैसे सिर से शुरू करते हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ है सिर में है हमारा, सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्कल में है, खोपड़ी के अंदर है पिट्यूटरी हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है थायराइड, गले में थायराइड के पीछे है पैराथायराइड, नीचे उतरते हैं। उसके बाद अपने किडनी के ऊपर में आती है सुप्रारीनल, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं सुप्रारीनल। फिर उसके नीचे गोनेट्स, टेस्टिस एंड ओवरी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो लाइन से सीक्वेंस में सिचुएटेड है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, फिर सुप्रारीनल जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, और गोनेट्स में टेस्टिस एंड ओवरी। ओके, अब आते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसके बारे में बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड है, ये इसका डक्ट है और ये इसका टारगेट ऑर्गन है। ठीक, ये ग्लैंड है, ये उसका डक्ट है और ये इसका टारगेट ऑर्गन है। तो ऐसा ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स को एक डक्ट के थ्रू, एक नलिका के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू रिलीज करता है और कहाँ तक लेके जाता है, जहाँ उस हार्मोन्स को उस अंग पर, उस अवयव पर काम करना है वहाँ तक लेकर जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, वापस एक बार समझते हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती है और अपने हार्मोन्स को नलिका के द्वारा उसके टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाती है और वहाँ टारगेट ऑर्गन में जाने के बाद वो हार्मोन्स काम करता है, तो वो कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिस ऑर्गन को काम करना है वहाँ तक किसके थ्रू लेके जाएगी, डक्ट के थ्रू लेकर जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड release their hormones through their duct, and by the duct it will release, it will activate, it will stimulate their target organ that are exocrine gland. For example, लीवर से जो उसके हार्मोन्स निकलेंगे, सिक्रीशन निकलेगा, वो उसके डक्ट के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू अपने हार्मोन्स को जहाँ तक उसको लेकर जाना है वहाँ तक लेकर जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट है, ये है इसका बेसिक डिफरेंस। अब ये हुआ वन लाइनर, किसमें डक्ट है और किसमें डक्ट नहीं है। तो पूछेगा आपसे प्री में कि निम्न में से किन ग्रंथियों में डक्ट यानी कि नलिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाया जाएगा। किसमें नलिका नहीं पाई जाती है बोलेगा, तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में नलिका नहीं पाई जाती। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सा एंडोक्राइन और कौन कौन सा एक्सोक्राइन है। ये हो गया दूसरा उसका डेफिनेशन, दूसरा उसका टाइप। थर्ड टाइप है मिक्स्ड ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसका एक हिस्सा एंडोक्राइन हो और ऐसा ग्लैंड जिसका एक हिस्सा एक्सोक्राइन हो, मतलब उभयस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियाँ जिसका एक हिस्सा अंतःस्रावी हो और दूसरा बहिस्रावी हो, मतलब अ ग्लैंड विच हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ एंडोक्राइन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोक्राइन। तो ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों हो, उसका एक हिस्सा एंडोक्राइन हो, एक हिस्सा एक्सोक्राइन हो। ठीक है, हिंदी में समझें कि ऐसी ग्रंथि है जिसका एक हिस्सा अंतःस्रावी और दूसरा हिस्सा बहिस्रावी, दोनों एक साथ पाए जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आए। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो दोनों पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, उसका मिक्स्ड ग्लैंड कहलाएगा। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन है बोलेगा, तो पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज मतलब कहा जाता है अग्नाशय। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेनक्रियाज कैसी ग्रंथि है, तो पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है। कई बार पेनक्रियाज देगा, कई बार उसका नाम अग्नाशय देगा। आप जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा। कि निम्न से पूछेगा कि निम्न में से कौन सी जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, क्वेश्चन पूछेगा कि विच इज़ द मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, तो आपको पेनक्रियाज रहेगा तो पेनक्रियाज ही आंसर लेना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो गया कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है पूछेगा तो पेनक्रियाज। ये हो गया है पहला इसका डेफिनेशन, पहला सीधा इसका टाइप। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड।
What is endocrine gland? Endocrine gland are ductless gland which will release their hormone directly into the blood stream, and it will reach to their target organ through the blood stream. It means what? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है? वे ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती है और अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में लेकर जाती है, और रक्त के द्वारा वो अपने टारगेट अंग तक पहुँचती है, अपने जो नियोजित अंग तक पहुँचेगी तो वो क्या कहलाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? वे ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती है और अपने सिक्रीशन को, अपने हार्मोन्स को नलिका के द्वारा अपने नियोजित अंग तक पहुँचाती है, वो क्या कहलाएगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड आर डक्ट ग्लैंड which will release, which will stimulate, which will circulate their hormones, which will circulate their secretion up to their target organ. और मिश्रित ग्रंथि क्या है? जिसमें दोनों पाए जाते हैं, जिसका कुछ हिस्सा एंडोक्राइन होगा, कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन होगा, मतलब कुछ हिस्सा उसका अंतःस्रावी होगा, कुछ हिस्सा उसका बहिस्रावी होगा। जो दोनों पाया जाएगा वो कहलाएगा मिश्रित ग्रंथि। ये कहाँ होता है? पेनक्रियाज में होता है। ये हो गया इसका टाइप। अब हम एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते जाते हैं। तो जो ग्लैंड होता है, यहाँ देखें, ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि हार्मोन्स क्या होता है, तो याद रखिएगा हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन ही है। हार्मोन क्या है? एक प्रकार का टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इसमें स्टेरॉइड होता है, कैटेकोलामिन्स होता है, एमिनो एसिड्स होगा, ऐसे ऑप्शन बहुत सारे देंगे, लेकिन जो हार्मोन्स होगा मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। हार्मोन और क्या काम करता है अभी हम देखेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट जो है वो पहले अलग कर दे रहा हूँ। हार्मोन क्या करता है? तो हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ। हमारे शरीर में होने वाले जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, लैंगिक जो हमारे लक्षण है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो उन सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में भी हार्मोन्स का उपयोग होता है, उसका प्रभाव होता है। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास करने के लिए, प्रजनन करने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन ही है। समझ में? हार्मोन मुख्यतः क्या होते हैं? तो अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड्स और कैटेकोलामिन्स ही होते हैं। तो देखिए यहाँ तक क्वेश्चन पूछ चुका है कि हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स कैसे होते हैं? एमिनो एसिड, कैटेकोलामिन्स और प्रोटीन होते हैं। ये हो गया इसका नेक्स्ट। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो हार्मोन्स एमिनो एसिड, कैटेकोलामिन्स और प्रोटीन होते हैं। इसमें से प्रोटीन को कई बार पूछ चुका है। ठीक है, हार्मोन्स क्या काम करते हैं? हार्मोन्स हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का काम करते हैं, प्रजनन में मदद करते हैं, लैंगिक विकास में मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में भाग लेते हैं। यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन अलग कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट हार्मोन के बारे में भी पूछता है। ठीक, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी, तो ये पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोगी होगा बोलेगा? तो ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी। इसको हम लोग और देख सकते हैं, ये और आगे प्लांट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन्स कौन सा है, आपसे सिंपल प्री में पूछता है। तो याद रखिएगा ऑक्सिन ए एंड ऑक्सिन बी। ठीक है, ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी ये प्लांट हार्मोन है जो पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। पौधों का, प्लांट्स का ग्रोथ करने के लिए इस हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज ऑक्सिन ए एंड ऑक्सिन बी। ये प्लांट हार्मोन है, इसको अलग कर लीजिए। प्लांट वाला एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक, एक एक हार्मोन्स को हम पढ़ते जाते हैं, तो इसको आप वैसे ही समझिएगा, प्री और मेंस के हिसाब से कर रहे हैं ये मान कर चलिए। ठीक, चलिए, तो पहला हार्मोन है, मैं यहां लिख रहा हूं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इंग्लिश में लिखेंगे तो पिट्यूटरी। राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको मैं जो मैटर है वो काफ़ी सारा एक साथ प्रोवाइड करूँगा। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक,
सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। इंग्लिश में लिखूं मास्टर, पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड पहला, या इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। ये दोनों हैं प्री का क्वेश्चन, ठीक है। पिट्यूटरी अब आपको एग्जाम में हो सकता है पिट्यूटरी ही लिख के दे, हिंदी में इसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। पीएससी का कोई भरोसा नहीं दिखता है कब किसको क्या पूछ दे, तो भाई इसका हिंदी नाम भी याद कर लेना, कोई भरोसा नहीं पीएससी का। वो पिट्यूटरी लिखता है तो लिखता है, कई बार पीयूष ग्रंथि पूछ दिया शुद्ध हिंदी में, उधर इंग्लिश में भी पीयूष ग्रंथि लिखे, इधर पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा है। तो पीयूष ग्रंथि पूछेगा तो पिट्यूटरी है, ठीक है। तो पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। प्रश्न उठता है क्यों कहा जाता है, कहता है अच्छी बात है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, चाहे थायराइड हो, उसके पीछे पैराथायराइड हो, चाहे थाइमस हो, या सुप्रारीनल ग्लैंड हो, अधिवृक्क ग्रंथि हो, चाहे टेस्टिस या ओवरी हो, तो हमारे शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। जैसे आपके घर में आप छोटे हैं, आपसे ऊपर आपका भाई, उसके ऊपर पिताजी, उसके ऊपर सबसे ऊपर में माता जी है, तो हेड कौन है, माता जी है। वैसे ही हमारे बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स हैं, उनके अलग अलग सिस्टम है, उनके अलग अलग हार्मोन्स, उनका अलग अलग सिक्रीशन है, लेकिन सभी ग्लैंड्स को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाला ग्लैंड जो अपना अलग अलग काम करता है, उनका एक जगह कंट्रोल होता है जो पूरे ऑर्गन्स को, पूरे एंडोक्राइन जो है ग्लैंड्स के सिक्रीशन को, उसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। वो कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, पहला। दूसरा, ये कहाँ सिचुएटेड है, मस्तिष्क में, या मैं जिसे कहता हूँ ब्रेन में सिचुएटेड है, ठीक है, मस्तिष्क या ब्रेन में सिचुएटेड है, ऐसा आपके बुक में लिखा होता है, ठीक है, मस्तिष्क या ब्रेन में सिचुएटेड है। लेकिन एग्जैक्टली ये वो ब्रेन में नहीं, वो हमारा जो स्कल है, स्कल के अंदर एक खाली जगह होती है, एक जगह है सेला टर्सिका कहते हैं, वहाँ सिचुएटेड है। देखिए हर चीज़ आपके लिए नहीं है, अगर आप प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मस्तिष्क या ब्रेन तक आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप ACF जैसे या किसी स्पेसिफिकली साइंस के ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब आप एक स्टेप आगे बढ़िएगा। जो ब्रेन है उसका, जो स्कल है उसका एक हिस्सा जो कहलाता है सेला टर्सिका, ये जगह है जहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, ठीक है। छोटा सा मटर के दाने के आकार का ग्लैंड होता है जो स्कल में, खोपड़ी में एक जगह होती है, ऐसी जगह होती है, उस जगह में ये रहता है, उस जगह का नाम है सेला टर्सिका। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप अगर यहाँ तक आपको याद है कहाँ सिचुएटेड है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आप ACF की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, तो स्कल में एक जगह है, बोन का एक हिस्सा है जो कहलाता है सेला टर्सिका, जिसे कहते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ये थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया। सेला टर्सिका यहाँ तक जो है वो यहीं तक खींचेगा, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक। तो जो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, मस्तिष्क या ब्रेन में स्थित होता है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो स्कल में एक गड्ढा, एक फोसा पाया जाता है जिसे सेला टर्सिका कहा जाता है, यहाँ ये सिचुएटेड होता है, मटर के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी है वो दूसरे ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करता है। अब आते हैं इससे स्त्रवित होने वाले हार्मोन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी के हार्मोन। तो पहला जो इसका हार्मोन है वो कहलाता है वृद्धि हार्मोन, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। पहला है वृद्धि हार्मोन, या जो कहलाता है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि को, हमारे शरीर का जो बॉडी का ग्रोथ होगा उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। मतलब हमारे शरीर की जो वृद्धि होगी, जैसे हमारी हड्डियों का बढ़ना है, हमारे मांसपेशियों का बढ़ना है, हमारी हाइट का बढ़ना है, तो इन सब को कौन रेगुलेट करता है, वृद्धि हार्मोन, नाम से स्पष्ट है जो कहलाएगा इसका ग्रोथ हार्मोन। अब इसकी कमी से और इसकी वृद्धि से, मतलब अगर ये इसका सिक्रीशन, इसका स्त्राव कम हो जाए और इसका सिक्रीशन बढ़ जाए तो क्या होगा। इसकी कमी से, ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, बौनापन, इंग्लिश से बोलेंगे डॉर्फिज्म,
और इसके वृद्धि से क्या होता है, तो हिंदी में इसके लिए बड़ा अजीब शब्द है जो कहलाता है भीम कायता, इंग्लिश में कहते हैं इसे जाइजेंटिज्म। ये कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है। भीम कायता बीमारी किसकी वृद्धि से होती है, किस हार्मोन की वृद्धि से होती है, तो आपका क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। पूछेगा कि भीम कायता किस ग्रंथि के अल्प स्त्राव से होता है, तो क्या आएगा, पिट्यूटरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। भीम कायता, भीम के जैसा शरीर हो जाना, इंग्लिश में बोलते हैं जाइजेंटिज्म, शरीर काफ़ी बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि समझ में आया सॉरी। तो ये हो गया इसके वृद्धि से होने वाला हार्मोन और इसके कम होने वाला हार्मोन, ठीक है। ये कब दिखाई देता है, ये बचपन में दिखाई देगा, ये भी एक फैक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भीम कायता कई बार पूछ चुका है। तो ये हो गया पिट्यूटरी का पहला हार्मोन विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। अब हम देखते हैं उसका दूसरा हार्मोन जो कहलाता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसका दूसरा नाम भी होता है थायरोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक्चुअली ये कहलाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एक दूसरा जो ग्रंथि है जो कहलाता है थायराइड, ये हमारा जो गला है, कंठ है, लैरिंग्स कहते हैं, तो इसी के पास थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक। गले में क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है वो उसके अलग अलग काम है, नेक्स्ट हम ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जो कहलाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम कैसे करता है, पिट्यूटरी जो हमारे सेला टर्सिका में, वहाँ से हार्मोन निकला TSH, ये आता है और थायराइड ग्लैंड पर पहुँचने के बाद उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बोलता है भाई काम कर, थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत है, T3 और T4 की ज़रूरत है, उसको शरीर से बाहर निकालो, वो कहलाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आपसे पूछेगा प्री में कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला मतलब उसे उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन क्या पूछता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड उत्तेजक जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है। पहला ऑप्शन देगा आपको थायराइड, आपको लगेगा यार कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला है तो डेफिनेटली वो थायराइड से होगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा, कभी भी वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, कॉल है सर, कॉल कनेक्ट कर, डिस्कनेक्ट कर। तो आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको थायराइड, ओके। तो हम बात कर रहे थे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए अब जो एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग को लगता है कि यार ये आंसर यही होगा, जनरली वो आंसर होता नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन किससे स्रावित होता है और आपका ऑप्शन तुरंत दे रहा है क्या, थायराइड ग्लैंड, तो यकीन करिए वो गलत है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी रिलीज करता है, जो थायराइड ग्लैंड पे जाएगा और थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, इट मीन्स थायराइड को उत्तेजित करेगा कि भाई तेरा जो काम है उस काम को कर। थायराइड फिर अपना हार्मोन T3 T4 मतलब थायरॉक्सिन और टेट्राआइडोथायरॉक्सिन को रिलीज करेगा। ये हो गया प्री का एक अच्छा क्वेश्चन कि TSH को कौन रिलीज करता है, तो TSH को कौन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी रिलीज करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पर ले लेते हैं ACTH, ठीक है, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये जो पिट्यूटरी का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये क्या करेगा, हमारी किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड है जो कहलाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर, ऊपर यानी सुपीरियर, ऊपर, किडनी मतलब रीनल, तो ग्लैंड का नाम हो गया सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। दोनों नाम याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि, हिंदी वाले तो अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सुप्रारीनल को छोड़ना ऐसा मत करिएगा, एग्जाम में सुप्रारीनल ग्लैंड ही लिख के दे देगा तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो आप दोनों नाम याद रखिए, अधिवृक्क ग्रंथि और इंग्लिश में कहा जाएगा सुप्रारीनल ग्लैंड। तो सुप्रारीनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलेगा कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालेगा जो कहलाएगा ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी में फॉलिकल्स हैं,
दो फॉलिकल होंगे, मेल का जो फॉलिकल है दैट इज ए स्पर्म शुक्राणु, और फीमेल का फॉलिकल होगा वो है ओवम यानी कि अंडाणु। दो फॉलिकल्स हैं, मेल का फॉलिकल स्पर्म एंड फीमेल का फॉलिकल ओवम। हिंदी में कहते हैं स्पर्म को शुक्राणु और ओवम को कहेंगे अंडाणु। तो जो मेल और फीमेल के फॉलिकल है तो उनको बनने और रिलीज करने के लिए हार्मोन होगा जो कहलाएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या दिखाई देता है कि स्त्रियों में ये अंडाणु इट मीन्स ओवम और पुरुषों में शुक्राणु दैट इज स्पर्म, तो इसके निर्माण को क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को, उनके बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है? ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मेल में, पुरुषों में शुक्राणु के निर्माण को उत्तेजित करता है, वहीं स्त्रियों में अंडाणु मतलब ओवम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। इंग्लिश में समझते हैं व्हाट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन which is released by the pituitary gland and it will stimulate the formation of gamete. In male it is the gamete is sperm and in female the gamete is ovum. तो ये जो गैमेट्स हैं है ना, उनके निर्माण को, उनके बनने की प्रक्रिया को, उनके फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये कहलाएगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है चौथे के बाद पांचवा है लैक्टोजेनिक हार्मोन। LH कहते हैं इसको, FSH कहते हैं इसको, LH कहते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसकी माता के स्तन से जो है वो दूध आना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूध आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो जो ब्रेस्ट है वो एक ग्लैंड ही है, ग्रंथि है, जिसे हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। इस मेमरी ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड है उसकी क्षमता होती है कि वो ब्रेस्ट मिल्क को उत्पन्न कर सके, उसको रिलीज कर सके। लेकिन सामान्य तौर पर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक ब्रेस्ट ग्लैंड से यानी कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। बर्थ के बाद पिट्यूटरी लैक्टोजेनिक हार्मोन रिलीज करता है और इस लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की वजह से अब जो ब्रेस्ट के ग्लैंड है इट मीन्स जो मेमरी ग्लैंड है वो अब मिल्क फॉर्मेशन करना शुरू करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी से रिलीज होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है कि ये स्तनों में दुग्ध के निर्माण को नियंत्रित करता है या उसे प्रारंभ करता है, नियमित करता है, रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, या कहूँ मैं स्टिमुलेट करता है। वो कहलाएगा उसका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है छठवां, जिसे कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरा नाम है ये कई बार प्री में पूछा है। सिंपल, पहले मैं क्वेश्चन को अलग कर देता हूँ। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसे कहा जाता है डरो या भागो, फियर और फ्लाइट हार्मोन, या इसे कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। तो प्री का क्वेश्चन अलग कर लीजिए आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसे डरो या भागो इंग्लिश में देगा फियर और फ्लाइट, और इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा गया बोलेगा तो आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही कहा गया। ये प्री का बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अलग कर लीजिए। तो कहीं भी अगर आप देखेंगे तो जब प्री में क्वेश्चन पूछना होता है तो वो उसे और क्या कहा जाता है, इट मीन्स इट इज आल्सो नोन एज, या इसको किस वैज्ञानिक ने खोजा है, ये इसको जरूर पूछता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसे हम कहते हैं ADH, इसको यहाँ ले लेते हैं। वापस एक बार रिपीट करेंगे सिर्फ हार्मोन्स का नाम लिख के। चलिए, हम आए थे ADH पे, तो एक बार वापस रिकॉल कर लें। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, फिर इसके रिलीज होने वाले हार्मोन, हमने बात की ग्रोथ हार्मोन के बारे में, हमने बात की TSH के बारे में, हमने बात किया FSH के बारे में, हमने बात किया LH के बारे में, और अब हम आए ADH में आ गए। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। इसे भी अलग कर लीजिए, प्री का एक जोन है, इसका दूसरा नाम
जहाँ कहीं भी दूसरा नाम आएगा वहाँ मैं ऐसे इक्वल का साइन बना दूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि ADH को और क्या कहा जाता है, वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वेसोप्रेसिन क्या काम करता है, वेसोप्रेसिन जो है वो मूत्र को पतला करता है, यूरिन को क्या करेगा, पतला कर देगा, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी जो सांद्रता है उसको कम कर देता है। ये क्या करता है, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम जहाँ हम पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि जो किडनी है वो किडनी से ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद उसमें से जो भी उसका उत्सर्जी पदार्थ है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, वो किडनी से फिल्टर होता है, छनकर बाहर आ जाता है, और जो ब्लड है और बाकी जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वापस चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो ये जो है वो मूत्र की सांद्रता को, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। कौन, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। तो जब अगर ADH का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा और ADH का सिक्रीशन कम होगा, ऐसी दो इसमें एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई देगी। तो इसके अल्प स्त्राव से क्या होता है, इसका जब स्त्राव कम होता है, ADH अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ये क्या करता है, यूरिन को पतला करने का काम करता है। अब जब ADH नहीं रहता है तो यूरिन में काफ़ी सारा पानी, यानी कि जो वाटर है वो यूरिन के साथ जाने लग जाता है। ठीक है, यूरिन के साथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो पानी है वो जाने लग जाएगा। ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। ये है इसका क्वेश्चन। ठीक, आप डायबिटीज देखते हैं, डायबिटीज देखते साथ ही आप आंसर लगा देंगे पेनक्रियास, लेकिन देखिए कि वो क्या लिखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस दो होते हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है या किससे रिलेटेड है, और आपको वहाँ पर दिया है कि पेनक्रियास से इंसुलिन दिया, तो दन से आंसर उधर लगा नहीं देना है, आपको पूरा समझना है कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है। तो जब ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो कमी होने की वजह से यूरिन के साथ काफ़ी सारा वाटर जो है वो बिना छने बाहर आने लग जाता है। यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। और आपसे पूछेगा कि डायबिटीज इंसिपिडस का कारण क्या है, या डायबिटीज इंसिपिडस के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो पिट्यूटरी है, ना कि पेनक्रियास या ना कि इंसुलिन। ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन मिलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। ये क्या काम करता है, मूत्र की मात्रा को, मूत्र की सांद्रता को, इट मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ यूरिन को रेगुलेट करता है। इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। सामान्य तौर पर जब ADH की मात्रा कम होती है तो मूत्र में पानी की मात्रा, जल की मात्रा बढ़ जाएगी। व्हेन द सिक्रीशन ऑफ ADH डिक्रीज, what it will cause, it will cause the higher concentration of water in urine and it is known as diabetes insipidus। तो ये क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वेसोप्रेसिन, दूसरा क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ADH हार्मोन। देखिए वेसोप्रेसिन वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, डायबिटीज इंसिपिडस वाला IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक दो जगह एग्जाम में ये आया है, तो इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पहला ग्रंथि पिट्यूटरी। अब अगर मैं मेंस के हिसाब से देखूं, चलिए अगर मेंस के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो क्या पूछेगा आपसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्णन करें, ऐसा करके क्वेश्चन को पूछते। तो आप लिख सकते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड हमने बात की, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बात किया, कौन कौन सा हार्मोन वो रिलीज करता है और उसका कैसा कैसा काम है। इस तरीके से आपका एक ग्लैंड कंप्लीट होता है, दैट इज अ पिट्यूटरी। अब आते हैं दूसरा ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा, दैट इज अ थायराइड। ठीक, सेकेंड ग्लैंड थायराइड, हिंदी में भी इसे थायराइड ही लिखा जाता है, थायराइड ग्रंथि। ऐसे होता है, ये हमारा जो गला है यहाँ, इस गले के दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, तो स्थिति या इसका सिचुएशन कहाँ हो गया, गले में है। ठीक है, इसके जो हार्मोन होते हैं वो होता है T3 और T4। ये कहलाता है थायरॉक्सिन और ये कहलाता है टेट्राआइडोथायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एंड टेट्राआइडोथायरॉक्सिन।
ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन को तो पूछेगा नहीं, क्योंकि आप आंसर वहाँ से लगा लोगे। पूछना होगा तो कुछ और नाम दे देगा, थायराइड से रिलेटेड, थायराइड के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन याद रखिएगा T3 और T4 बोलते हैं, तो ये कहलाता है थायरॉक्सिन, ये कहलाता है टेट्राआइडोथायरॉक्सिन। तो थायराइड जो है वो गले में है, इसका जो हार्मोन होता है वो थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरॉक्सिन होता है। इसका काम क्या है? तो ये हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। तो हमारे शरीर में दो तरीके से ग्रोथ होती है, एक होती है फिजिकल ग्रोथ और दूसरा होता है मेंटल ग्रोथ। फिजिकल मतलब बॉडी का, दूसरा मेंटल मतलब मानसिक ग्रोथ। तो ये जो दोनों काम को करता है, तो शरीर में एक वर्ड आएगा आपको, हिंदी में कहते हैं उसे उपापचय और इंग्लिश से बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। दो एक आपको टर्म साइंस में बार बार टर्म मिलेगा, उपापचय हिंदी में और इंग्लिश में कहा जाएगा मेटाबॉलिज्म। इंग्लिश में पहले समझते हैं कि जब सिंपल मॉलिक्यूल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है, या मैं कहूँ सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ये कहलाता है एनाबॉलिज्म। उपचय हिंदी में बोलते हैं इसको उपचय। जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना ले तो वो कहलाएगा उपचय। व्हेन द सिंपल या सिंगल मॉलिक्यूल विल कम टुगेदर एंड इट विल फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज एनाबॉलिज्म, ठीक है। उससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी का एक दूसरा प्रारूप ये हो सकता है कि जब लार्ज मॉलिक्यूल है वो टूट जाए और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाए, तो इससे भी एनर्जी रिलीज होता है, ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। हिंदी में बोलेंगे इसे अपचय। तो उपचय और अपचय इट मीन्स एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों जहाँ एक साथ होते हैं उसे कहते हैं उपापचय, और इंग्लिश में बोलेंगे उसे क्या, मेटाबॉलिज्म। वेयर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ विल ऑकर, दैट प्रोसेस दैट फिनोमिना विल बी नोन एज मेटाबॉलिज्म। हिंदी में जहाँ उपचय और अपचय एक साथ पाए जैसे क्या कहेंगे, उपापचय कहेंगे। तो जो थायराइड के जो हार्मोन हैं वो इसी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड जो है वो किसके लिए, शरीर में उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है या नियंत्रित करता है। द हार्मोन ऑफ थायराइड विल इन्फ्लुएंस, विल स्टिमुलेट, विल कंट्रोल, विल कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शरीर में उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, या इंग्लिश में कहूँ द हार्मोन विच विल रिलीज, विच विल कोऑर्डिनेट, विच विल स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म फंक्शन ऑफ द बॉडी, द हार्मोन विल बी थायरॉक्सिन। पहला क्वेश्चन हो गया, शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है आपका, थायराइड है। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अब इस मेटाबॉलिज्म की वजह, जितना अच्छा हमारे शरीर में उपापचय होगा उतने ही हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक वृद्धि होगी। इट मीन्स द परफेक्ट मेटाबॉलिज्म विल कॉज द परफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। इट मीन्स जितना अच्छा उपापचय होगा उतना अच्छा ही हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक वृद्धि होगी। तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, थायराइड से रिलीज होने वाला हार्मोन क्या कर रहा है, शरीर की शारीरिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब इसी से देखते हैं, अब अगर इसका हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो क्या होता है, इसके हार्मोन्स के सिक्रीशन के कम होने की वजह से मोटापा और बौनापन होता है। इंग्लिश में बोलेंगे ओबेसिटी एंड डॉर्फिज्म, ठीक है। तो जब थायराइड का हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, इट मीन्स हाइपोसिक्रीशन होगा, कि दो बीमारी बनाता है, एक तो है ओबेसिटी और दूसरा है बौनापन। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ भी डिजीज का स्पेसिफिक नाम होगा ना वो आपको पूछेगा। जैसे जाइजेंटिज्म भीम का आया था, ये कई बार पूछ चुका है, वो किससे है, पिट्यूटरी से है। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। अब जब इसका अतिस्राव होगा, ये तो हो गया हाइपोसिक्रीशन। अब अगर इस हार्मोन्स की सक्रियता ज़्यादा होगी तो ये कहलाता है अतिकृष्टता। हिंदी में कहलाता है अतिकृष्टता। मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिसमें थायराइड का जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो वो कैसा हो जाएगा, पतला दुबला हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इसका अतिकृष्टता होगी। उसको थकावट होता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको घबराहट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, थायराइड। तो पहला हार्मोन पिट्यूटरी, दूसरा हार्मोन थायराइड। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है बोलेगा, थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, आगे बढ़ेंगे तो T3 और T4 थायरॉक्सिन और टेट्राआइडोथायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं। इसका काम क्या है, तो ये जो हमारा शरीर में उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर के शारीरिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, उसमें सहायक होता है। कैसे, तो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय आपको समझ में आ जाएगा। उसकी कमी से क्या क्या होता है, तो उसकी कमी से मोटापा यानी कि ओबेसिटी और बौनापन इट मीन्स डॉर्फिज्म कॉज होता है। और इसकी अत्यधिक वृद्धि से अतिकृष्टता होती है, शरीर का ताप बढ़ जाता है, शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर में कंपन होता है। ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड। चलिए
उसके बाद आते हैं कि इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कहलाता है पेनक्रियास। यहाँ से पेनक्रियास से क्वेश्चन कई बार पूछा है और पेनक्रियास मेंस में भी सीधा आपको पूछता है कि डिस्क्राइब द पेनक्रियास, पेनक्रियास ग्रंथि का वर्णन करें। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा ग्लैंड हो गया? पहला हो गया पिट्यूटरी, दूसरा हो गया थायराइड और तीसरा आते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास का हिंदी नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है अग्नाशय। जिस तरीके का दिखाई देता है पेनक्रियास, ठीक। पेनक्रियास का क्वेश्चन अलग कर लीजिए। पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला किस टाइप का है? तो मिक्स्ड टाइप का है, मिश्रित ग्रंथि है। पेनक्रियास कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मतलब इसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन पार्ट का होगा, कुछ हिस्सा इसका एक्सोक्राइन, आप समझ गए, बहिस्रावी ग्रंथि, और कुछ हिस्सा इसका एंडोक्राइन होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार का होगा। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करता है? तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ। ये डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ये अग्नाशय रस यानी पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जो डाइजेशन में भाग लेती है। और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है ये रिलीज करता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज अ इंसुलिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि इंसुलिन को इंसुलिन नहीं बोलते हैं, उसका हिंदी मत खोजना। तो इंसुलिन को रिलीज करने वाला हार्मोन कौन, इंसुलिन को रिलीज करने वाला ग्लैंड कौन सा है पूछेगा तो पेनक्रियास। ये है इसका टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा घुमा के पूछता है कि पेनक्रियास से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो इंसुलिन को रिलीज कौन कर रहा है? पेनक्रियास। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल देखते हैं। तो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है बीटा सेल और एक होता है अल्फा सेल। फिजिक्स आ गया, ठीक। तो कौन कौन से सेल हो गए? बीटा सेल और अल्फा सेल। तो ये जो बीटा सेल है ये रिलीज करता है इंसुलिन। बीटा सेल क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। अब आपसे पूछेगा कि पेनक्रियास का कौन सा भाग या कौन सा सेल इंसुलिन रिलीज करता है? दैट इज अ बीटा सेल। तो अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा सेल एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जो कहलाता है ग्लूकेगॉन। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए। आपसे पूछेगा कि ग्लूकेगॉन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? तो बीटा सेल किसका? मतलब पेनक्रियास का। पेनक्रियास का बीटा सेल रिलीज कर रहा है इंसुलिन और पेनक्रियास का अल्फा सेल रिलीज कर रहा है ग्लूकेगॉन। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है। ये तीन क्वेश्चन हैं जो पेनक्रियास से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, पेनक्रियास कैसी ग्रंथि है? तो पेनक्रियास मिक्स्ड ग्रंथि यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो इंसुलिन कौन रिलीज करता है? बीटा सेल। और ग्लूकेगॉन कौन रिलीज करता है? अल्फा सेल। अब इसमें जो इंसुलिन है ये क्या काम करता है? तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे हम चावल खा रहे हैं या आलू खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है तो टूटता है, वो टूटेगा तो ग्लूकोज बनाता है। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इट मीन्स ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? आपका इंसुलिन करेगा। हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका है? इंसुलिन का है। मतलब इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है और उसको बॉडी में ब्लड में उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। वहीं जो ग्लूकेगॉन है ये क्या काम करता है? ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इंसुलिन जहाँ ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, वहीं जो ग्लूकेगॉन है वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ये दो उसके अपोजिट काम करने वाले एक ही जगह से रिलीज है। तो आप देख रहे हैं कि इंसुलिन का कुछ हिस्सा एंडोक्राइन पार्ट का है, मतलब यहाँ के हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। इसको रिलीज करने के लिए, इसको सर्कुलेट करने के लिए डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऐसे पार्ट क्या कहलाएगा? आपका एंडोक्राइन पार्ट कहलाएगा। वहीं जो इंसुलिन का एक हिस्सा होता है जिसमें डक्ट होता है और ये डक्ट के द्वारा अपने अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में भाग लेगा। एक हिस्सा एक्सोक्राइन पार्ट, एक हिस्सा इसको एंडोक्राइन पार्ट, क्योंकि दोनों हैं इसलिए कैसा हो जाएगा? मिक्स्ड ग्लैंड हो जाएगा। एंडोक्राइन पार्ट विल रिलीज डाइजेस्टिव जूस वाइल एक्सोक्राइन पार्ट विल सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। वहीं जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसमें दो सेल हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो जो बीटा सेल है वो इंसुलिन रिलीज करेगा जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। वहीं जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन रिलीज करेगा जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। यहाँ तक का एक जोन हुआ। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस आपने पढ़ा, एडीएच की कमी से, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से आपका क्या हो रहा था? डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रहा था। डायबिटीज़ मेलाइटस, तो जब ये बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज करता है, जब ये बीटा सेल कम हो जाए,
बीटा सेल नहीं है, बीटा सेल कम हो जाएगा, तो बीटा सेल कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाएगी, इंसुलिन कम हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही कहलाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये हो गया पेनक्रियास का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेनक्रियास हिंदी में कहते हैं मधुमेह, किस अंग से किस ग्रंथि से संबंधित है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटस किस ग्रंथि से संबंधित है, किससे संबंधित है, पेनक्रियास से संबंधित है। मधुमेह या डायबिटीज़ इंसिपिडस में किस हार्मोन की कमी हो जाती है, किस हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। थोड़ा सा और आगे, इंसुलिन किससे बनता है, तो इंसुलिन बीटा सेल से बनता है, किसके, पेनक्रियास से। ग्लूकेगॉन किससे स्त्रवित होता है, ग्लूकेगॉन को कौन सिक्रेट करता है, तो अल्फा सेल, पेनक्रियास का अल्फा सेल वो रिलीज करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है डायबिटीज़ मेलाइटस वाला। इसमें एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि पूरे पेनक्रियास में हर जगह बीटा सेल नहीं होता है, एक बंच होता है, एक जगह होता है जहाँ पर काफ़ी सारा बीटा सेल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे बीटा सेल हो जाएंगे। पूरे पेनक्रियास में, अग्नाशय में हर जगह बीटा सेल नहीं होता है, किसी एक स्पेसिफिक साइट पर, किसी एक जगह पर, विशिष्ट जगह पर बीटा सेल होता है। तो जहाँ पर बीटा सेल काफ़ी ज़्यादा होता है उसे कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप, हिंदी में कहेंगे लैंगरहैंस के द्वीप। हिंदी वाला जो है ना वो बनाया जाता है, अनुवाद किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ें हिंदी में वैसा ही पूछे। एक्चुअली ये कैसा होता है, इस नाम को याद रखिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस कोशिकाओं का द्वीप, ऐसे किसी बुक में मिलेगा, लैंगरहैंस का द्वीप कुछ भी मिलेगा, लेकिन इंग्लिश याद रखना है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो जगह है जहां पर काफ़ी सारे बीटा सेल पाए जाते हैं। व्हाट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस अंग में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पेनक्रियास में पाए जाते हैं। क्लियर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है, वहाँ काफ़ी सारा बीटा सेल होते हैं। वापस बीटा सेल क्या करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस किस हार्मोन से रिलेटेड है, डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन से रिलेटेड है। डायबिटीज़ मेलाइटस में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो उसमें पेनक्रियास है प्रभावित होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो पेनक्रियास से बनते हैं। तो ये एक पेनक्रियास और उससे रिलेटेड जो है वो ग्रंथि आपको दिखाई देती है। अब अगर मैं मेंस के हिसाब से सोचूं, आपसे पूछा पेनक्रियास ग्लैंड, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि हिंदी में समझते हैं कि पेनक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि है। पेनक्रियास इज द मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियास का कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन पार्ट है, कुछ हिस्सा उसका एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, पेनक्रियास इज द मिक्स्ड ग्लैंड, सम पार्ट ऑफ पेनक्रियास आर एक्सोक्राइन, सम आर एंडोक्राइन। तो उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो डाइजेस्टिव जूस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में भाग लेता है। वहीं उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो शरीर में उपापचय क्रियाओं को, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है कि इंसुलिन का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वहाँ पर दो टाइप के सेल हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल। तो जो बीटा सेल है वो इंसुलिन रिलीज करता है और जो अल्फा सेल है वो ग्लूकेगॉन रिलीज करता है, पीएससी का जोन। इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जो बढ़ गया है उसको कम करता है, जबकि जो ग्लूकेगॉन है वो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। फिर एक और क्वेश्चन कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस कोशिकाओं का द्वीप कहाँ है, पेनक्रियास में। किसको बोलते हैं, जहाँ पर बीटा सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। ये क्या काम करेगा, इंसुलिन रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन प्री में पूछता है। ठीक, डायबिटीज़ मेलाइटस समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका पेनक्रियास। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। आप जो है वो थायराइड, आपके कितने ग्लैंड हो गए, हमने सबसे पहले पढ़ा पिट्यूटरी, दूसरा पढ़ा हमने थायराइड और तीसरा पढ़ा हमने पेनक्रियास। ये 3 ग्लैंड है, 3 ग्लैंड को आप कंप्लीट करके रखिए। कल नेक्स्ट क्लास में हम कल कंप्लीट कर लेंगे इस ग्लैंड को, ग्लैंड वाले एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। प्री का क्वेश्चन एक बार कंप्लीट निकाल लेंगे, साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो कंप्लीट करके देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।